लीजिए प्रस्तुत है आज की कहानी। कहानी का शीर्षक साहसी राजू। लेखक शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी। राजू अधिक पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन लड़का काफ़ी चलते पुर्जे का था। इतनी कम उम्र में इतना चालाक लड़का आज तक मैंने नहीं देखा। राजू के घर के पास गंगा नदी बहती थी। उसके समीप ही एक विराट वृक्ष था। जगह काफ़ी निर्जन थी। बरगद का एक हिस्सा गंगा नदी की ओर झुक गया था। उस हिस्से की एक डाली पर टिन से घेर कर राजू ने अपने लिए एक कमरा बना रखा था। नित्य सवेरे उठकर अपने उस कमरे में जाकर घंटों भगवान की आराधना किया करता था। सभी उस घर को राजू के पूजा गृह के नाम से जानते थे, लेकिन किसी में भी इतना साहस नहीं था कि उस घर में जाएं। यद्यपि मेरे लिए तो बिल्कुल नामुमकिन ही था। अक्सर राजू मुझे अपने कमरे में ले जाता था। पेड़ की डाली पर चढ़कर वहां तक पहुंचना कोई मजाक नहीं था। एक दिन पूजा समाप्त कर राजू लौट रहा था। अचानक बंगाली टोला घाट के समीप आकर वह खड़ा हो गया। बात यह थी कि एक नौजवान लड़की घाट के किनारे नहा रही थी और पास ही एक उजड्ड-गंवार आदमी तैरना सीखने के बहाने हाथ पैर फटकारते हुए उस पर छींटे उड़ा रहा था। बेचारी लड़की संकोचवश कुछ कह नहीं पा रही थी। यह दृश्य देखकर राजू चट से नदी में कूद गया। इसके बाद कमर से धोती खोलकर फंदा बनाया और उसके गले में फंसाकर एक झटका दे उसे डुबकी खिला दी। एक बार नहीं, इसी तरह लगातार कई बार डुबकी खिलाता रहा। उधर उस बेचारे की हालत खतरनाक हो गई। इधर राजू 1 2 3 गिनता रहा। जब पूरी 100 डुबकियां लगवा ली तब पूछा, कहिए जनाब, फिर कभी? जिसे सांस लेना मुहाल हो उठा था, वह इस भयानक कांड से मुक्ति पाने के बाद चटपट बोल उठा, नहीं हुजूर, अब नहीं, माफ़ कीजिए। तब भाग जाओ, कहता हुआ वह ऊपर चला गया। लगे हाथ एक दिन की घटना और सुन लो। उस दिन शाम के समय राजू टहलने के लिए घर से बाहर निकला था। रास्ते में बरारी स्टेट हाई स्कूल के हेड पंडित से मुलाकात हो गई। उन्होंने देखते ही एक तरह से रोते हुए कहा, बेटा, कई दिनों से मैं तुमको खोज रहा था। राजू ने घबराकर पूछा, क्या बात है मास्टर साहब, आप रो क्यों रहे हैं? प्रत्युत्तर में अपनी पीठ दिखाते हुए पंडित जी ने कहा, यह देखो बेटा, न लड़ाई न झगड़ा, पुलिस के साहब ने मुझे बुरी तरह पीटा। बात यह है कि उस दिन जमींदार के यहाँ पढ़ाने के लिए मैं जा रहा था। रास्ते में पुलिस के साहब से मुलाकात हो गई। साहब को आते देख मैं जल्दी से एक किनारे हट गया। फिर भी साहब का मिजाज गर्म हो गया। गाली देते हुए कहा कि रास्ते से हटकर नहीं चल सकते। कहने के साथ ही उन्होंने बेंत मारे। इसके बाद घोड़ा हाँकते हुए चले गए। राजू ने कहा, अच्छा, मैं उनकी खबर लेता हूँ। क्लब में बिलियर्ड देखने गए होंगे। लौटते समय सज़ा मिल जाएगी। आप फिलहाल घर चले जाइए। मैंने क्या सज़ा दी है, कल आपको मालूम हो जाएगी। पंडित जी को दिलासा देकर राजू सीधा मेरे पास आया। उस समय उसकी आकृति क्रोध से लाल थी। मुझसे कहा, शरद, तू मेरे साथ चल। इस आह्वान को अस्वीकार कर सकूं, इतनी शक्ति मुझ में नहीं थी। फिर भी डरते डरते मैंने कहा, तू साहब को मारेगा, उसकी कमर में हमेशा पिस्तौल बंधी रहती है। हम लोग खाली हाथ होंगे, यह याद रखना। राजू ने कहा, तू मेरे साथ चल, फिर देखना क्या करता हूँ मैं। उसके बाद
मैं प्रतिवाद नहीं कर सका, चुपचाप उसके साथ चल पड़ा। पहले हम आदमपुर घाट गए। आदमपुर घाट वहाँ का जहाज घाट था। हर समय वहाँ कई स्टीमर और नावें बंधी रहती थीं। अंधेरे में राजू चुपचाप एक बड़ी नाव पर चढ़ गया और फिर मल्लाह की नज़र से बचकर रस्सी का एक बंडल उठा लिया। मैं किनारे पर एक जगह छिपा खड़ा था। आकर उसने कहा, अब चल। साहब का बंगला क्लब से लगभग 1 मील दूरी पर है। इतनी दूरी साहब को घोड़े पर चढ़कर पार करनी पड़ती थी। उसमें एक बुरी आदत यह थी कि वह कभी आहिस्ते से घोड़ी नहीं ले जाता था। जब देखो तब तेजी से घोड़ा हाँकता चलता था। साहब के बंगले और क्लब के बीच एक स्थान पर आकर हम दोनों छिप गए। जब रात कुछ अधिक हो गई और यह अनुमान हो गया कि अब साहब के लौटने का समय हो गया है, तब जमीन के 2 हाथ ऊपर उठाकर रस्सी को आमने सामने के 2 आम के पेड़ों में कसकर बांध दिया। यह पहले ही कह चुका हूँ कि रात घनी हो गई थी, इसलिए लोगों का आना जाना बंद हो गया था। 2 पेड़ों में रस्सी बांधकर हम पेड़ के ऊपर जा छिपे। कुछ देर इसी तरह बैठे रहने के बाद सहसा घोड़े की टाप सुनाई देने लगी। आवाज़ से ही भांप लिया कि साहब बिलियर्ड क्लब से लौट रहे हैं। अपनी पुरानी आदत के मुताबिक वह तेज गति से घोड़े को दौड़ाता हुआ आ रहा था। ज्यों ही हमारे समीप आया, त्यों ही घोड़े के साथ सवार भी उलट गया। एक तो अचानक ठोकर पाकर गिरा, दूसरे काफ़ी ऊपर से, तीसरे शराब के नशे में चूर होने की वजह से कितनी बुरी तरह घायल हुआ, इसका अंदाज़ा तुम स्वयं लगा सकते हो। हजरत अभी उठकर संभल भी नहीं पाए थे कि ऊपर से सिंह की तरह राजू उसके ऊपर उछल कर कूद पड़ा और लगा दनादन पीटने। मार के आगे नशा काफुर हो गया। राजू चुपचाप जितना जी में आया पीटता रहा। जब वह बिल्कुल थक गया तब चुपचाप उसकी कमर से पिस्तौल निकालकर खड़ा हो गया। इशारे से मुझसे कहा, चल। जल्दी से हम दोनों तरफ से रस्सी खोलकर 9-2-11 हो गए। आदमपुर घाट पर रस्सी जहाँ की तहाँ रखकर पिस्तौल पानी में फेंक दी। फिर कहा, अब घर चलो। उनकी अच्छी खासी मरम्मत हो गई। अन्याय उसे जरा भी बर्दाश्त नहीं होता था। हमेशा इसके विरुद्ध मरने मिटने के लिए वह तैयार रहता था। अपने जीवन में इस तरह के व्यक्ति को कभी नहीं देखा। वही राजू एक दिन चुपचाप न जाने कहाँ चला गया। आज तक किसी को उसका पता नहीं चला। आज भी जब उसकी शक्ल आँखों के सामने नाच उठती है तब दिल महसूस कर रह जाता हूँ, वह मेरा कितना महान मित्र था। मैं यह बात कह ही नहीं सकता। ना जाने कितने देश विदेश घूमा, कितने व्यक्तियों को देखा, लेकिन राजू की तरह कोई दिखाई नहीं दिया। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कहानी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत